7 साला असद घर का अकेला कफील था और वो एक होटल पर काम करके 2 बहनों और बीमार माँ का पेट पाल रहा था। माँ की बीमारी ज्यादा बढ़ने की वजह से असद रात को देर तक काम करने लगा ताकि माँ का इलाज करवा सके। और जब महीने बाद इसे तनख्वाह मिली तो वो बहुत खुश हुआ। इसने बहनों की पसंद का खाना लिया और घर जा रहा था कि रास्ते में थानेदार ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाकर पैसे छीन लिए और असद की टांगे तोड़कर जेल में बंद कर दिया। और जब रात को थानेदार घर गया और जैसे ही इसने फेसबुक ऑन की, कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस पर ओ छोटे 2 प्लेट गर्मा गर्म कीमे की लेके आ, मक्खन मार के फटाफट। 4 मर्दों ने दूर से ही असद को हाँक लगाई थी। जी साहब जी, अभी लाया। असद ने अपने कांधे पर रखे रुमाल से पसीना पूंजा और फटाफट से अपने मालिक को इन लड़कों का ऑर्डर देने लगा। अभी वो ऑर्डर देकर फारिग हुआ था कि दूसरी टेबल से आवाज आई, ओए छोटे, पानी में बर्फ तो डाली नहीं तूने? जल्दी आ, ठंडा पानी दे फटाफट से। असद फौरन इस टेबल की तरफ बढ़ गया था। मोहल्ले के इस छोटे से होटल में वाहिद मुलाजिम असद ही था, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। सुबह 5 बजे वो उठकर इस होटल में जाता था। सबसे पहले चाय, पराठे और ऑमलेट के ऑर्डर पूरे करता था। जैसे ही नाश्ते से फारिग होता तो मालिक कहता, चल आ, मेरे साथ आटा गूंदने में मदद कर। वो बेचारा पसीना पोंछता हुआ आटा गूंदने लगता। छोटे छोटे हाथों से वो आटे को बड़ी मुश्किल से गूंदता था। मालिक ने इसे माहवार 10,000 पर रखा था, लेकिन इससे काम 40,000 तक का लेता था। सुबह 5 बजे से असद की ड्यूटी शुरू होती थी और रात के 11 बजे वो फारिग होता था। फिर कहता कि मालिक, घर जाने का किराया और बचा कुचा खाना दे दो, घर में माँ और बहनें भूखी बैठी होंगी। मालिक मुंह में पान ठोसता हुआ एक उचाट नजर असद को देखकर कहता, अबे चल हट, तनख्वाह देता हूं ना तुझे, तेरी रोज की रोजी रोटी का मैंने ठेका नहीं ले रखा। मालिक ने इसे हकारत से पीछे धकेला था। इस बेचारे की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर मालिक का बेटा कहने लगा, अब्बा क्या करता है तू? पूरा दिन तो वो काम करता रहता है, बदले में बस तो इसे 2 रोटियां ही देता था खाने के लिए, एक दोपहर को एक रात को। कुछ नहीं होता, दे दे इसको थोड़ा सा सालन। बेटे के मुंह से हमदर्दी के 4 बोल सुनकर मालिक तो गुस्से से हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा, चुप बैठ तू, ये नौकर है, इन्हें नौकर ही रहने दे, ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर इसने असद की तरफ देखा, कहने लगा, ठीक है, ऐसा कर, बचे हुए बर्तनों से सालन निकाल कर एक शॉपर में डालकर ले जा। पीछे बची हुई रोटियां पड़ी हैं, बस वही लेकर जाना। खबरदार जो तूने पतीलों के ढक्कन भी उठाने की कोशिश की। असद ने इस बात में सर हिलाया और एक छोटा सा शॉपर पकड़ा। बची हुई प्लेटों से सालन उतारने के लिए इसने रोटी का एक नवाला लेकर सालन प्लेटों से साफ कर करके शॉपर में डालने लगा। थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा गोश्त, सब्जी, सब कुछ मिलाकर इतना हो गया था कि माँ और बहनें पेट भर के खा सकती। रोटी के बचे हुए टुकड़ों को इसने जमा किया और इसे शॉपर में डालकर लपेट लिया। कहने लगा, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। मालिक के बेटे ने इसे आंखों से इशारा किया कि तुम बाहर जाओ, मैं आता हूँ। मालिक तो बहुत सख्त दिल था, लेकिन इसका बेटा कुछ दिल में रहम रखता था। जैसे ही असद होटल से बाहर गया, 5 मिनट बाद ही मालिक का बेटा बाहर आ गया। इसने जेब से 10 का नोट निकाल दिया। कहने लगा, ये ले तेरा किराया है, ठीक है? असद खुश हो गया। किराया मालिक से लेता था, लेकिन जाता पैदल ही था ताकि वो 10 रुपए इसके बच जाए। इसने खुशी खुशी वो जेब में डाले और चलने लगा। घर पहुंचते पहुंचते इसे 11:30 बज चुके थे। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो असद की बहन ने दरवाजा खोला था। वो भी कोई बहुत बड़ी उम्र की ना थी, बस 12 साल की थी। कहने लगी, असद बहुत भूख लग रही है, अब तो पेट में चूहे नाच रहे हैं, कुछ खाने को दिया तेरे मालिक ने? बड़ी बहन ने पूछा था। होंठ बिल्कुल खुश्क थे, जैसे भूख ना जाने कब से बर्दाश्त कर रही हो। असद ने कहा, हाँ, बचा खुचा सालन रोटी है। ये कहकर वो अंदर आ गया। एक 10 साला बहन थी और एक बीमार माँ जो बिस्तर पर लेटी खांस रही थी। कहने लगा, अम्मा की दवाई कहाँ है? अम्मा को दवाई नहीं दी फाइजा आपी? बड़ी बहन ने इस वक्त छोटी सी पतीली निकाली, इसमें सालन डालकर गर्म कर रही थी। कहने लगी, अम्मा की दवाई अभी आज ही खत्म हुई है, तू बता पैसे लाया है? असद ने इस बार हाँ में सर हिलाया और जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। फाइजा ने छोटी बहन से कहा, फातिमा ये पैसे पकड़, और जो मैंने कपड़ों के नीचे पहले 10-10 के नोट संभाल रखे हैं वो सब निकाल कर देखो,
100 रुपए पूरे हो गए कि नहीं? तुझे पता है ना, 100 रुपए का खांसी का शरबत आता है अम्मा का। फातिमा जल्दी से कमरे में गई, अलमारी के अंदर से जितने भी 10 के नोट थे उठाकर ले आई। कहने लगी, ले पकड़ असद, खुद ही गिन। मुझे तो गिनती भी नहीं आती है कि कितने नोट हों तो 100 का नोट बनता है। असद ने सारे पैसे गिने तो 80 रुपए थे। इसने ठंडी आंख भरी और माँ के पास चला गया। माँ के हाथ थाम कर कहने लगा, अम्मा बस 2 दिन की तकलीफ और सह ले, 2 दिन बाद 100 रुपए पूरे हो जाएंगे तो मैं तेरा शरबत ले आऊंगा। माँ ने नम आंखों से असद को देखा, फिर इसका हाथ पकड़कर चूमने लगी। कहने लगी, इतनी सी उम्र में मेरा छोटा कितना बड़ा हो गया है, सारे घर की जिम्मेदारी तुझ पर आ गई है असद। ये कह के इसकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। फाइजा ने खाना गर्म करके एक ही प्लेट में डाला, रोटी के टुकड़े भी गर्म कर लिए, फिर अपनी माँ को सहारा देकर बिठाया। कहने लगी, अम्मा पहले खाना खा ले, फिर मैं तुझे कहवा बनाकर देती हूँ। गरम गरम कहवा गले में जाएगा तो खांसी को थोड़ा अफाका हो जाएगा। वो 12 साल की थी, लेकिन घर का सारा काम काज वो अकेली ही करती थी। इसके अलावा सिलाई भी सीखने जाती थी ताकि घर में कुछ हाथ बटा सके। इसके वालिद की वफात को 1 साल बीत गया था। 6 साल की उम्र में ही असद ने यतीमी देखी थी। माँ बाप में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वालिद की वफात का सदमा माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए तब से बीमार रहने लगी थी। तीनों बच्चे छोटे थे, लेकिन अपनी उम्र से बड़े हो चुके थे। जानते थे कि इन्हें रोटी कोई नहीं खिलाएगा, ना ही इनके तन पर कोई कपड़ा पहनने को देगा, इसलिए अपनी मदद आपके तहत तीनों ही मेहनत करते थे। 10 साला फातिमा माँ को संभालती थी। इसके अलावा एक दो घरों में जाकर बर्तन भी मांज जाती थी, जिससे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे। घर अपना था, इसलिए ये सुकून था कि किराए देने की परेशानी न थी। घर क्या था, बस सर छुपाने को एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा सा था। एक कमरा था और बाकी छोटा सा सहन था। इनके घर में लाइट तक न थी। जब वालिद का इंतकाल हुआ, इसके अगले महीने से ही लाइट कट चुकी थी। बिना लाइट के ही सहन में वो लोग जमीन पर बिस्तर बिछाते और सो जाते। बस एक ही चारपाई थी जिस पे वालिदा लेटी रहती थी। बेटियां माँ के साथ ही बैठ गई ताकि एक ही प्लेट में सब खा पी कर फारिग हो जाए। लेकिन माँ ने सबसे पहले पूछा, असद मेरे बच्चे, मेरी जान, तूने रोटी तो खाई है ना? असद ने फौरन गहरी ठंडी सांस भरी और इस बात में सर हिला दिया। जितना वो काम करता था, इस हिसाब से एक रोटी इसके लिए नाकाफी थी। लेकिन अगर वो साथ बैठ जाता तो माँ बहनें भूखी रह जाती। महीने के आखिरी दिन इनके घर में ऐसे ही करते थे। पूरा दिन असद मशक्कत करता और फिर रात को ही इसे रोटी खाने को नसीब होती थी। इस महंगाई में तो 10,000 में पूरा महीना गुजारना एक नामुमकिन सी बात थी। बस वो बहनों और माँ को खाना खाते देखता रहा और फिर सामने रखे मिट्टी के मटके से पानी लिया और 2 गिलास पानी के पी के अपना पेट भर लिया। एक तो मालिक ने रोटी भी 9 बजे खाने को दी थी और फिर वो काफी दूर पैदल चलकर घर तक पहुंच जाता था। खाना तो कब का हजम हो चुका था। पानी पीने के बाद इसने जमीन पर बिस्तर बिछाया और लेट गया। वो 7 साल का बच्चा 27 साल का नौजवान हो चुका था। 20 साल अपनी उम्र से आगे। बाजू माथे पर रखे वो ये सोच रहा था कि 2 दिन मेरी माँ खांस खांस कर बेहाल होती रहेगी। आज तो मालिक मुझे वो पैसे भी ना देता जो कि होटल में आने जाने के बहाने से लेता हूँ। मालिक तो घर जाने से पहले इसकी जेबें तक टटोलता था और जो पैसे टिप के होते फौरन से निकालकर अपने गले में डालकर इसे खोलता। कहता, इन पैसों पर मेरा हक है, समझा ना? खबरदार जो तूने कोई भी पैसा जेब में डाला। सोच रहा था कि अगर इसे चंद सिक्के मिल गए तो वो इन सिक्कों को जेब में नहीं डालेगा, बल्कि रुमाल के कोने में बांध लेगा। हो सकता है मालिक की नजर ना पड़े, ताकि अम्मा की दवाई तो कल तक आ जाए। मेरी माँ तो खांस कर बेहाल हो जाएगी। अगले रोज असद की यही कोशिश थी कि मालिक की नजरों से बचकर चंद सिक्के अपने रुमाल में बांध ले। आज भी वो मामूल के मुताबिक होटल में आए लोगों की आवाजों पर भाग भाग कर हुक्म की तामील कर रहा था। कोई ठंडा पानी मांगता तो कोई सालन की शिकायत करता। कोई कहता, ओए छोटे, तेरे बाल इस सालन में गिरे हुए हैं। असद हैरत में मुब्तला हो जाता। इसने सर पर एक मखसूस टोपी भी पहन रखी थी, मगर इसके बावजूद जब वो बचा हुआ सालन लेकर बावर्ची खाने में गया तो मालिक ने एक थप्पड़ असद को ही झड़ दिया। कहने लगा, तू मेरी गाहकी खराब कर रहा है। अगर दोबारा तूने ऐसी कोई गलती की या गाहकों ने शिकायत लगाई तो तेरी खैर नहीं। असद अपने गाल पर हाथ रख के अफसुर्दगी से मालिक को देख रहा था। अब अगर सालन में बाल गिर गया था तो वो इसका थोड़ी हो सकता था।
यहाँ पर तो कई मुलाजिम काम कर रहे थे, मगर खैर मालिक के हाथ में जब भी खुजली होती वो असद पर ही तो अपना गुस्सा निकाला करता था। कुछ लोग तो इसे धुतकार दिया करते, वहीं कुछ लोग जब इतने कम उम्र बच्चे को काम करते देखते तो अपनी जेब से 10-20 रुपए निकाल कर असद की तरफ बढ़ा दिया करते ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो जाए। मगर क्या फायदा था, 100-200 रुपए तो वो यूं ही आने वाले लोगों से लेकर कमा सकता था, मगर वो सारे पैसे मालिक शाम को इसकी जेबों से निकाल लेता था। आज भी जब एक शख्स होटल से खाना खाकर जाने लगा तो जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर असद के हाथ में रखा, कहने लगा, ये लो बेटा, बहुत मेहनत करते हो, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ। असद ने वो 20 रुपए देखे तो बेसाख्ता घर में अलमारी में रखे हुए 10 के नोट याद आने लगे। वो 80 रुपए थे, और अगर ये 20 रुपए भी आज इसके इन पैसों में शामिल हो जाते तो 100 रुपए की अम्मा की दवा आ सकती थी। इसने गहरी सांस खारिज करके इस नोट को देखा और फिर इस शख्स से कहने लगा, साहब जी, अगर हो सके तो ये पैसे मुझे सिक्कों में दे दें, मैं नोट में नहीं ले सकता। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ। इसके पास इस वक्त सिर्फ एक ही 5 रुपए का सिक्का था जो इसने निकाल कर असद के हाथ पर रख दिया तो असद खुश हो गया। इसने वो 5 रुपए का सिक्का अपने सर पर बांधे जाने वाले रुमाल में बांध लिया और यूं शाम तक जो भी गाहक इसे टिप देता वो इसे सिक्के में देने को कहता, और इसी के साथ मालिक की नजरों से भी बच रहा था, यही मालिक को शक न हो जाए। कुछ लोगों से वो नोट और कुछ से सिक्के ले रहा था। शाम तक इसके पास 50 रुपए जमा हो चुके थे जो कि सिक्कों में थे, और 70 रुपए नोट अलग इसकी जेब में पड़े हुए थे। रात के 11 बजे तो थका हारा असद अपने कांधे पर रखे हुए रुमाल से अपना चेहरा साफ करने लगा और एक बार फिर इस रुमाल को अपने माथे पर बांध लिया जो कि अक्सर वो बांधे रखता था, और जहां पर इसने सर के पीछे इस रुमाल को घेरा लगाई थी एन इसी जगह इसने वो चंद सिक्के संभाल कर रखे हुए थे। असद को फारिग बैठा देखकर मालिक ने पान की पिचकारी बाहर गिराते हुए अपनी छोटी उंगली से इशारा किया और कहने लगा कि इधर आ जरा। असद फौरन उठा और मालिक की तरफ चला आया। आज तो इसने हद से जायद काम किया था, जिस्म दर्द से चूर था। वो चलता हुआ मालिक तक आया तो इसी पल मालिक ने इसकी जेबें टटोलना शुरू कर दी। पहले एक जेब देखी और फिर दूसरी, दोनों से कुछ नोट निकले थे और फिर वो सभी नोट इसने इसकी जेब से निकाल कर अपने गले में डाल दिए और कहने लगा, चल जा, दफा हो जा, अब सुबह जल्दी काम पर आ जाना। असद ने जब ये सुना तो एक बार फिर मुजरमों की तरह मालिक के सामने खड़ा हो गया, कहने लगा कि मालिक, वो वो मालिक। मालिक ने जब इसे यूं अटकते हुए देखा तो माथे पर घूरी डालकर कहने लगा, ये क्या मालिक मालिक की रट लगा रखी है, जो भी बोलना है साफ अल्फाज में बोल। असद हलकतार करते हुए कहने लगा कि मालिक, बचा हुआ खाना और रोटी दे देते तो मेरी माँ बहनें आज भी पेट भरकर खाना खा लेती। मालिक ने फौरन असद को पैरों की ठोकर मारी और वो दूर जा गिरा, कहने लगा, नमक हराम, रोज रोज तुझे आदत हो गई है मुफ्त खोरी करने की, चल जा, दफा हो जा, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, रोज रोज तमाशा लगा रखा है, रोज खाना घर लेकर जाता है। असद की आंखों में आंसू आ चुके थे, कहने लगा कि मालिक, सिर्फ लोगों का बचा हुआ ही तो लेकर जाता हूँ, आज तक तेरे ताजा खाने को हाथ तक नहीं लगाया, जो भी लोगों का बचा कुचा खाना होता है वो ही घर लेकर जाता हूँ। इतना सुनना था कि मालिक आग बबूला होकर एक मर्तबा फिर असद को मारने के लिए उठा कि तभी मालिक का बेटा आ गया और बाप को बाजू से पकड़कर कहने लगा, क्या हो गया है अब्बा, एक बच्चे से तेरा क्या मुकाबला, क्यों मार रहा है इस मासूम को। मालिक कहने लगा, ये मासूम नहीं है, बड़ा ही तेज है, शक्ल देख इसकी, शक्ल से ही चोर लगता है, रोज मुफ्तखोरी करने की आदत हो गई है, इससे बोल दफा हो जाए यहाँ से। असद खामोशी से उठा और आंखों से आंसू साफ करता हुआ होटल से बाहर निकल गया। इसे तो ये फिक्र सताने लगी थी कि आज वो घर किस मुंह से जाएगा। इसके पास 50 रुपए तो हो गए थे, मगर माँ और बहनों के खाने का कहाँ से इंतजाम करेगा। वो बोझल कदमों के साथ अभी कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी इसके कंधे पर एक हाथ आया। इसने जब पलट कर देखा तो पीछे मालिक का बेटा खड़ा था। इसने आसपास देखा और फिर हाथ में पकड़ा हुआ शापर असद की तरफ बढ़ा दिया। इस शापर में गर्मा गर्म बिरयानी थी जिसकी खुशबू असद की भूख बढ़ा रही थी। आज तो मालिक ने इसे होटल में भी खाना नहीं दिया था। बिरयानी के साथ ही मालिक के बेटे ने इसे 10 रुपए किराए के भी दिए, जिसे असद ने जेब में डाला और तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की जानिब जाने लगा।
आज जब घर पहुंचा तो इसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसने सिर्फ सुबह नाश्ता ही किया था। इसके बाद सिवाय पानी के कुछ भी हलक से नहीं उतारा था। घर पहुंचा तो माँ बहनें इसी का ही इंतजार कर रही थी। इसने फौरन बिरयानी का शॉपर बहन को दिया तो शॉपर खुलते ही बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बहनों के मुंह में तो पानी आ चुका था। असद ने फाइजा को वो 80 रुपए लाने को कहा और फिर अपने पास से 20 रुपए के सिक्के लाकर उल्टे कदमों मेडिकल स्टोर के लिए निकल गया। वो जब तक दवा लेकर वापस आया था तब रात के 12 बज चुके थे। जब असद आया तो इसकी माँ और बहनें बिरयानी सामने रखे यूं ही बैठी थी कि असद आए और वो सब मिलकर खाएं। यूं दवा लाकर माँ को दी और इस रात शेर होकर चारों ने खाना खाया था। अगले रोज असद की तबीयत बेहद खराब थी, मगर इसके बावजूद वो सुबह सुबह उठकर काम के लिए घर से निकल गया। इसे शदीद बुखार हो रहा था, रगत सुर्ख पड़ चुकी थी, पर इसके बावजूद वो भाग भाग कर किसी टेबल पर अंडे पराठे तो कहीं चाय के कप रख रहा था। जब सारे लोग नाश्ता करके गए तो टेबल साफ करने की जिम्मेदारी भी इसी की थी। जब वो एक मेज पर गिरा खाना साफ कर रहा था कि इसी मेज पर पड़ा चाय का कप गिर गया। चाय सामने बैठे शख्स पर गिर चुकी थी। बेचारा बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। मासूम कामसिन असद को सामने देखा तो मारे गुस्से से हड़बड़ा उठा। फौरन असद को गिरेबान से पकड़कर सामने किया और सन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारकर बोला, ओए तो अंधा तो नहीं है, मेरा सूट खराब कर दिया, कोई अकल नाम की चीज नहीं है, जानता भी है मैं कौन हूँ। शोर की आवाज सुनकर होटल का मालिक वहां आया तो वो शख्स होटल के मालिक की भी खूब बेइज्जती करने लगा। होटल का मालिक शर्मिंदगी से माजरत तो कर ही रहा था, मगर वो भी इसी के साथ मिलकर असद को मारने लगा। वो बेचारा पहले गाहक से मार खा रहा था और अब मालिक का भारी भर काम हाथ तो जैसे इसके चेहरे को सुन कर चुका था। वो शख्स तो शोर मचाता हुआ वहां से चला गया, जबकि एक बार फिर असद की सख्ती आ चुकी थी। मालिक इसे खरी खोटी सुनाने लगा और धमकी दी कि अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें बगैर तनख्वाह यही होटल से निकाल दूंगा। इसकी आंखें भर आई थी। बुखार से वैसे ही इसका वजूद तप रहा था और अब यूं मार खाकर तो वैसे ही इसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसकी नाक से खून रिसने लगा। इसके बावजूद वो आंखों से आंसू साफ करते हुए काम में मगन हो गया। आज महीने की आखिरी तारीख थी और इसे तनख्वाह भी मिलनी थी। वो यही सोच रहा था कि न जाने मालिक अब क्या करता है, इसे कितनी तनख्वाह देता है। यही सोच सोचकर वो हलकान होता जा रहा था। आखिर वो वक्त भी आ गया जब मालिक ने सभी मुलाजमों को अपने पास अपने कमरे में बुलवाया और सबको इनकी तनख्वाह देने लगा। सबसे आखिर पर इसने असद को बुलाया था। जब मालिक कमरे में गया तो असद को देखकर मालिक के माथे पर तेवरी चढ़ाई। वो गुस्से से असद को देखने लगा और फिर इसके हिस्से के रखे हुए 10,000 नोट निकालकर गिनने लगा। कहने लगा कि तूने इस माह गलतियां तो बहुत की हैं और काम चोरी भी बहुत करता रहा है। दिल तो नहीं चाहता कि तुझे पूरी तनख्वाह दूं। तो असद फौरन बोल पड़ा, कहने लगा कि नहीं मालिक, ऐसा मत करना, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वो मालिक के कदमों में गिर चुका था तो मजबूरन मालिक को भी इस पर कुछ तरस आ ही गया। इसने 10,000 रुपये इसके ऊपर यूं मारे जैसे वो इसे इसकी मेहनत की कमाई नहीं बल्कि भीख दे रहा हो। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती के बावजूद असद ने खामोशी से अपनी मेहनत की कमाई उठाकर सीने से लगा ली और फिर इन नोटों को चूमने लगा। वो आज बड़ा ही खुश था, गोया वो सारे दुख दर्द भूल चुका हो और इसके जख्मों पर मरहम रख दी गई हो। वो वहां से चलता हुआ घर जाने लगा। 10,000 रुपये इसने अपनी ऊपर की जेब में डाल रखे थे। इसकी ऊपरी जेब फटी हुई थी जो कि आज इस शख्स के पकड़ने की वजह से फट चुकी थी, इसलिए पैसे थोड़े बाहर को झलक रहे थे। असद अपने ही ध्यान में घर की तरफ जा रहा था कि जब इसका गुजर हमेशा की तरह थानेदार के सामने से हुआ जो सड़क पर खड़ा चेकिंग कर रहा था। जब इसने यूं तन तनहा एक लड़के को तेज तेज कदम उठाते हुए अपने सीने पर हाथ रखे देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ और लाठी के इशारे से इसे अपनी तरफ बुलाने लगा। असद थोड़ा परेशान हुआ था, मगर चलता हुआ इस शख्स के करीब आ गया। थानेदार ने एक नजर असद पर डाली और कहने लगा कि कहाँ से आ रहा है तू और ये जेब में क्या छुपा रखा है। असद ने डरते हुए गहरी सांस खारिज की और फिर कहने लगा कि साहब जी, मैं मुलाजिम हूँ, एक होटल पर काम करता हूँ, आज मुझे तनख्वाह मिली है तो वही लेकर घर जा रहा हूँ। थानेदार ने यह सुना तो फौरन असद का हाथ झड़क कर इसकी जेब से हजारों नोट निकालिए और फिर इन नोटों को गिनने लगा।
वो 10,000 रुपए थे। कहने लगा, झूठ बोलता है तू शक्ल से ही मुझे कोई चोर लगता है। यकीनन ये किसी की जेब मारकर आ रहा होगा। असद के तो कानों में घंटियां सी बजने लगी थी। मारे खौफ के कहने लगा कि नहीं साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे पैसे मेरे हैं, मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। मगर थानेदार तो कोई बहाना ढूंढ रहा था कि किसी तरह ये 10,000 रुपए इसकी जेब में चले जाएं। इसने असद को फौरन हथकड़ी लगा दी और इसे 2-3 थप्पड़ मारकर बोला, झूठ बोलता है तू, तो चोर है चोर, तुझ पर ऐसे ऐसे केस डालूंगा कि तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। इसने असद को वहीं मारना शुरू कर दिया और फिर इसे गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन ले गया। असद रोता रहा, बिलखता रहा, माफिया मांगता रहा, मगर इस थानेदार को इस पर रहम न आया। वो तो अजीब ही लालचपन पर उतर आया था। असद को जेल में बंद करके वो मुस्कुराता हुआ अपने मोबाइल पर वीडियो देखने लगा। जो ही फेसबुक खोली तो सामने एक वीडियो नजर आई, जिसे देखकर तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। ये वीडियो तो इसकी थी जो कुछ देर पहले सीसीटीवी कैमरे की लगी हुई थी। ये सीसीटीवी कैमरा एक घर में लगा हुआ था, जिससे बाहर सड़क का मंजर साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे एक थानेदार मासूम बच्चे से पैसे ले रहा है और फिर इसे मारकर जबरदस्ती हथकड़ी लगाकर गाड़ी में डाल रहा है। इसे तो फिक्र सताने लगी, फौरन इस बच्चे को थाने से बाहर निकालने लगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बात बड़े अफसरों तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने फौरन इस थानेदार को मुअत्तल कर दिया और इस बच्चे को जेल से निकाला और इससे माजरत की। वहां के एसएचओ को जब इस बच्चे के बारे में पता चला कि ये 7 साला बच्चा एक होटल में नौकरी करता है, तो उन्होंने इसका खर्च उठाने का फैसला किया और इसे पढ़ाने का जिम्मा लिया। इसकी माँ का भी इलाज करवाने लगे। यूं असद के दिन फिर गए थे और वो पुरसकून जिंदगी गुजारने लगा। किस्मत कब और कहाँ बदल जाए किसी को खबर नहीं होती। कुछ ऐसा ही असद के साथ भी हुआ था।